हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह IIGS के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोगों की पढ़ाई चल रही है। आज हम पुनः आप लोगों के सामने संविधान की अनुसूची से संबंधित टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले कल हमने संविधान की अनुसूची पर चर्चा किया था और आज हमारा अनुसूची से संबंधित ये दूसरा क्लास है जिस पर मैं चर्चा करूँगा। आपको जो भी समस्याएं हो अनुसूची से संबंधित, यहाँ पर हमारा नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अनुसूची से संबंधित प्रश्न के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, उसका आंसर आप पूछ सकते हैं। पढ़ाई ज़रा ध्यानपूर्वक आप लोग करेंगे क्योंकि अभी तो लॉकडाउन की व्यवस्था चल रही है, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी है नहीं। लेकिन बिहार में एक दो वैकेंसियाँ आई हैं, जैसे फॉरेस्ट को लेकर, फिर दरोगा SI की वैकेंसी आई है। तो अपना लक्ष्य दरोगा पर भी केंद्रित कर सकते हैं आप लोग और उसकी तैयारी कर सकते हैं। झारखंड में अभी वैकेंसी उस तरह से कोई आया नहीं है, लेकिन JSSC ने एक फॉर्म बहुत पहले, आज से 4-5 मंथ पहले एक डलवाया था फॉर्म JSSC का, है ना। तो उसकी भी तैयारी आपकी ज़ोर शोर से चलनी चाहिए क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन व्यवस्था टूटेगा, सब कुछ सामान्य होगा, तो सरकार जो है एग्ज़ाम का डेट अनाउंसमेंट करेगी, तो उस समय आपके हाथ पैर फूलने लगेंगे। तो इसलिए पहले से आप लोग तैयारी करना चालू कर दें और अभी घर पर बैठे हैं तो इसका बेनिफिट उठाइए। बहुत अच्छा मौका है किसी भी चीज़ को भुनाने का। खासकर एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा सुनहरा समय है कि आप घर पर बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई पर ध्यान दें, है ना। अपने दिमाग को कंसंट्रेट करें और पढ़ाई की बातों को देखें, क्योंकि जब एग्ज़ाम का डेट अनाउंसमेंट कर देगी तो बहुत कम समय आपको मिलेगा, 2 मंथ 3 मंथ का ही समय मिलेगा। उसमें एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो पाती है। एग्ज़ाम की तैयारी पहले होती है, रणनीति पहले बनाया जाता है किसी भी लक्ष्य को भेदने के लिए। तो इसलिए आपके पास, अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं या फिर किसी अन्य स्टेट से भी, जैसे बिहार से, यूपी से, तो आपने JSSC का फॉर्म फिलअप किया होगा, उसको ध्यान में केंद्रित करें। CTET का है, उसे भी आप ध्यान लगा के उस पर अपना ध्यान को केंद्रित करें। बिहार में SI दरोगा की वैकेंसी आई हुई है, उसका भी प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने अनुसूची से संबंधित कल एक क्लास दिया था। आज पुनः एक दूसरा क्लास मैं अनुसूची से संबंधित आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को बेहद अच्छा लगा कल का क्लास। आज का भी जो क्लास है आपको बहुत अच्छा लगेगा। आइए कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग फैक्ट का भी अध्ययन करें, भारत के संविधान की अनुसूचियों से संबंधित प्रश्नों का। तो देखिए, जैसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची जो है वो संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 1985 का 52वां संविधान संशोधन था। यहीं पर लिख देंगे हम लोग, 1985 का 52वां संविधान संशोधन था, दल बदल जोड़ा गया है। और मैंने कल आपको ये भी बताया था कि अगर किसी पार्टी का एक तिहाई सदस्य किसी दूसरे पार्टी में जाकर मिल जाता है तो वो गलत नहीं होगा, मिल सकता है। लेकिन अगर एक सदस्य या 2 सदस्य जाके मिलते हैं तो उसकी सदस्यता जो होगी, जीते हुए सीटों पर उसकी सदस्यता क्या मानी जाएगी? समाप्त मानी जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान के 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं है। तो आप लोगों को पता है कि 6ठी अनुसूची में क्या बोला गया है। 6ठी अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में बोला गया। कहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में बोला गया, तो उत्तर पूर्व के क्षेत्रों के अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बोला गया है। तो इसमें असम होगा, मेघालय, त्रिपुरा होगा, और इसका आंसर क्या होगा, जो मणिपुर जो है ये नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, मणिपुर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में क्या दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आप लोग जब प्रश्न पढ़ते हैं तो नहीं को ध्यान नहीं देते हैं और फट से आंसर लगा देते हैं कि संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य में लागू है ना, तो फट से लगा दीजिएगा इसमें, है ना। तो यहाँ पर नहीं पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यहीं पर कन्फ्यूजन करता है। ये जो है नहीं, ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला विषय है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, एक तरफ अनुसूची दिया हुआ है, दूसरे तरफ क्या दिया हुआ है, संबंधित विषय दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए चतुर्थ अनुसूची, तो चौथी अनुसूची में क्या बोलता है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों के आवंटन के बारे में बोलता है, तो यहाँ राज्यसभा में लगा देंगे। 6ठी अनुसूची क्या बोलता है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, 6ठी अनुसूची जनजाति क्षेत्र के बारे में बोलता है। कहाँ के जनजाति क्षेत्र के बारे में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के बारे में। अष्टम अनुसूची ये भाषा से संबंधित है। अष्टम अनुसूची का संबंध किससे, भाषा से है। और 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर देख लीजिए, ए का 4 है। कहाँ पर ए का 4 दिया हुआ है, तो इसमें ए का 4 दिया हुआ है। अगर इस प्रश्न पर ध्यान में देखेंगे कि अगर एक भी हमें याद है तो उस प्रश्न को हम सही लगा सकते हैं। ठीक है, तो ए का 4 कहाँ दिया हुआ है, तो ए का 4 यहाँ दिया हुआ है, तो इसको आंसर लगा देंगे हम। ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अगर एक भी जान रहे हैं इसमें से तो ऑप्शन देखकर हम लगा सकते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक तरफ अनुसूची है, दूसरे तरफ संबंधित विषय दिए हैं। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो अब मैंने आप लोगों को बार बार बताया था कि 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। अब इसमें देखिए कहीं भी भाषा है तो यहाँ पर राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है, तो 8वीं अनुसूची को 3 से मिला दीजिए। ठीक है, 9वीं अनुसूची दिया है, 9वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है, तो बोला गया है 9वीं अनुसूची में उन अधिनियमों को शामिल किया जा सकता है जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो ये जो प्रश्न था बहुत पुराना प्रश्न है। अब यहाँ पर क्या है कि 9वीं अनुसूची में सब न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आ गया है और उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। जैसा कि हमने कल आप लोगों को बताया था कि 2007 से ये नियम बना है कि 1975 के पहले का, 24 अप्रैल 1975 के पहले का जो भी कानून है जो 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। लेकिन 24 अप्रैल 1975 के बाद जो भी व्यवस्था 9वीं अनुसूची में डाली गई है, जो भी नियम 9वीं अनुसूची में डाला गया है, उसका न्यायिक पुनर्विलोकन होगा। समझ गए बात को। तब अब देखिए इस ऑप्शन के अनुसार तो हम यही लगा देंगे, लेकिन 9वीं अनुसूची के बारे में 2 चीज़ आप लोग जरूर याद रखिएगा। पहला 2007 को जरूर याद रखेंगे और दूसरा 24 अप्रैल 1975 को याद रखेंगे। 24 अप्रैल 1975, ये किसके बारे में हम बोल रहे हैं, ये 9वीं अनुसूची के बारे में बोल रहे हैं। इस चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 10वीं अनुसूची दल बदल बहुत इंपॉर्टेंट है और 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है। ठीक है, तो अब इसका आंसर लगा दीजिए। ए का 3 है, अब देखिए ए का 3 यहाँ दिया हुआ, ए का 1 भी दिया हुआ। अब 4 2 में कन्फ्यूजन होगा। तो सी का देखिए, सी का हमने क्या लगाया, 2 लगाया है, तो 2 यहाँ पर है, तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया। पहला ऑप्शन हम नहीं भी देखेंगे फिर भी चलेगा हमारा। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखेंगे आप लोग। एक तरफ क्या दिया हुआ है, प्रशासनिक उपबंध है और दूसरी तरफ क्या है, अनुसूची दिया हुआ है। अब देखिए प्रशासनिक उपबंध में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है।
इधर पहले अभी तक हमने 2 प्रश्न देखा था, अनुसूची दिया हुआ था, इधर विषय दिया हुआ था। अब उलट दिया है, इधर विषय दे दिया, इधर अनुसूची दे दिया। अब इसको मिलाना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजाति के बारे में किस अनुसूची में बोला गया है? तो 6ठी अनुसूची में बोला गया है, तो 6ठी से मिला देंगे इसको हम लोग। अखिल भारतीय सेवाएं, तो अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं वो किस अनुसूची के अंतर्गत आती हैं? तो बताइए, अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं वो किसके अंतर्गत आएगी? तो अखिल भारतीय सेवाएं 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आएगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछने लायक है, ये पूछेगा भी, है ना। इसको VVI कर लीजिए, क्योंकि अभी आप लोग अभी तक नहीं पढ़े होंगे कि अखिल भारतीय सेवाएं 7वीं अनुसूची। अब समझिए बात को, 7वीं अनुसूची में क्या बोलता है? 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में चर्चा करता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में संघ सूची और राज्य सूची की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। और इसमें याद रखेंगे राज्य सूची का सबसे ज़्यादा भूमिका होता है, तो इसलिए इसका आंसर 7वीं अनुसूची आप जोड़ देंगे। फिर बोलता है भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक का क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक है या अन्य चीज़ है, उसके दूसरी अनुसूची में बोला गया है। जो भी व्यवस्था की गई है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में दूसरी अनुसूची में क्या दिया हुआ है? तो दूसरी अनुसूची में आप लोग जानते हैं वेतन उतन के बारे में। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये सब का वेतन कितना होगा, इसकी चर्चा है वहाँ पर। अगर तीसरी अनुसूची रहती तो हम तीसरी अनुसूची लगा सकते थे, लेकिन ऑप्शन में तीसरी अनुसूची नहीं दिया हुआ है, क्योंकि तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। तो अगर यहाँ पर अखिल नियंत्रक महालेखा परीक्षक और इधर तीसरी अनुसूची रहती तो हम उसमें लगाते, लेकिन यहाँ पर दूसरी अनुसूची है, इसलिए हमने क्या लगाया? दूसरी अनुसूची में लगाया। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण के बारे में बोला गया। तो ये तो आप लोगों को एकदम रटा हुआ है, आप लोग रट चुके हैं इसको, 5वीं अनुसूची लगा दीजिएगा। अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए कहाँ मिलता है, तो ऑप्शन बी में मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? 25 तक समझ गए? तो ये जो प्रश्न है 2-3 प्रश्न को जरा ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 है ना, इस चीज़ को इम्पोर्टेंट मानिए। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, संविधान के अनुसूची और उससे संबंधित विषय में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? याद रखिएगा, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब एक दूसरे से नहीं मिल रहा है। तो प्रथम अनुसूची में क्या दिया हुआ है? तो प्रथम अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। दूसरी अनुसूची में क्या दिया हुआ है? निर्वाचन आयोग के अधिकार और कार्य। तो दूसरी अनुसूची में निर्वाचन आयोग के अधिकार और कार्य हैं? हमें बताइए। नहीं है, क्योंकि दूसरी अनुसूची में क्या बोला गया है? तो दूसरी अनुसूची में तो वेतन की बात करता है ना, यहाँ पर कार्य की बात कर रहा है, तो ये गलत ना हो गया। तो इसका आंसर यही होगा, क्योंकि सप्तम अनुसूची में शक्ति के विभाजन है, तो केंद्र और राज्य शक्ति का विभाजन, यहाँ तक तो सही है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ये ए, सी और डी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये सब आपस में समान मिल रहे हैं, लेकिन द्वितीय अनुसूची में निर्वाचन आयोग के कार्य हैं जो गलत हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए? वेतन होना चाहिए, तब ये सही होता। ठीक है, युग्म सुमेलित नहीं है, यहाँ पर नहीं पर जरूर फोकस करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंध है? तो बताइए, केंद्र राज्य संबंध, नगरपालिका तो 12वीं अनुसूची से संबंध है, नगरपालिका का जो है वो 12वीं अनुसूची है। और 11वीं अनुसूची किससे संबंध है? तो पंचायत से संबंधित है। और कल भी मैंने आपको बताया था कि 11वीं अनुसूची जो है ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो 74वां संविधान संशोधन था, 74वां संविधान संशोधन है।
ठीक है, 74वां संविधान संशोधन है। 1900 कब है? तो 92 है ना। पंचायत का जो बात करता है वो 73वां में बात करता है। पंचायत का किसमें बात करता है? 73वां में। और नगर पालिका का जो बात करेगा वो 74वां संविधान संशोधन में। नगर पालिका का बात करेगा 74वां संविधान संशोधन में, 74वां। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन 1900, ये भी 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1992 को 74वां संविधान संशोधन हुआ। तो अनुसूची से संबंधित आप लोगों को यहाँ तक हमने 27 प्रश्न का सॉल्व करवाया। मतलब आप देख सकते हैं 21 से लेकर 27 तक है। 7 प्रश्न मैंने सॉल्व करवाया आपको। और फिर नया प्रश्न हम लोग देखिए अनुसूची से संबंधित। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान के चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो आप लोगों को पता है कि चौथी अनुसूची में क्या बोला गया है। चौथी अनुसूची में केंद्र और राज्यों का राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। अब इसमें मिला लीजिए कौन होगा। संघ और राज्यों के शक्तियों का वितरण नहीं है। संघ और राज्यों की शक्तियों का वितरण 7वीं अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में है। इसमें संविधान की सूचित भाषाएं हैं, तो भाषा से संबंधित जो बात कहा गया है वो 8वीं अनुसूची में कहा गया है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है, तो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध जो है वो 5वीं अनुसूची में है। इसको आप लगाइए। इसमें राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध है, तो हाँ, इसमें राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में बोला गया चौथी अनुसूची में। और ये देख लीजिए किस एग्जाम में पूछा हुआ था ये प्रश्न। आईएएस के 2004 एग्जाम में पूछा हुआ था। 2004 में जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ, आईएएस का जो एग्जाम हुआ, तो उसमें पूछा हुआ था। तो इससे ये पता चलता है, मैंने एग्जाम का भी इसमें लिख दिया है कि कहाँ कहाँ किस किस एग्जाम में कौन कौन प्रश्न पूछा है। इससे ये आपके मन में विश्वास उत्पन्न हो जाएगा कि नहीं, अनुसूची से संबंधित प्रश्न जो है विभिन्न एग्जाम में पूछ रहे हैं, तो आप ध्यानपूर्वक देकर इसका अध्ययन करेंगे। समझ रहे हैं बात को। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। देखिए, एक तरफ क्या दिया हुआ है? प्रशासनिक उपबंध दिया हुआ है, और दूसरे तरफ क्या दिया हुआ है? संबंधित अनुसूची दिया हुआ है। अब देखिए, प्रशासनिक उपबंध राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किसमें है? तो प्रथम अनुसूची लगा दीजिएगा। प्रथम अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन, ये दूसरी अनुसूची हो गया। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन। विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ, शपथ जो है तीसरी अनुसूची में दिया हुआ है। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन है, ये चौथी अनुसूची में दिया हुआ। तो हर एक जो सूची 1 है वो सूची 2 से समान मिल रहा है। तो इसमें देख लीजिए 1 2 3 4, ये ऑप्शन होगा डी का। 1 2 3 4 सब मिल रहा है आपस में। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए आप लोगों को अनुसूची से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं। भारतीय संविधान में निम्न में से दी गई अनुसूची में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? राज्य के नाम के बारे में बताता है और क्षेत्र के बारे में बताता है। तो हम लोग जानते हैं कि पहली अनुसूची जो है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बोलता है। ये जो पहली अनुसूची है ये क्या चीज़ के बारे में बोलता है? तो पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बोलता है। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बोलता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? पहली अनुसूची होगा। पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बोलता, वही इसका आंसर है ना। अब देख लीजिए ये किस एग्जाम में पूछा हुआ था? तो यूपीपीसीएस 2014 में पूछा हुआ है ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची प्रवर्तित हुई है। समझिए, कहने का मतलब ये हुआ कि 9वीं अनुसूची को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताइए इसमें किस संविधान संशोधन किया गया? दूसरा संविधान संशोधन किया गया, तीसरा किया गया, पांचवा किया गया, पहला किया गया। तो मैंने आपको बताया था कि 9वीं, जब मैं थ्योरी का क्लास लिया था तो उसमें बताया था कि जो 9वीं अनुसूची है वो पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1951 में हुआ।
यहीं पर लिख दिए हम लोग। पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, देखिए एक चीज, एक प्रश्न और भी यहाँ से याद रखेंगे कि संविधान में हमारा संशोधन करके संविधान में कोई भी बातों को जोड़ा जा रहा है या फिर संशोधन के द्वारा किसी भी बातों को हटाया भी जा रहा है। समझ गए इन बात को। तो ये भारतीय संविधान की क्या चीज़ है, ये भारतीय संविधान की, तो ये भारतीय संविधान के विशेषता को दर्शाता है। भारतीय संविधान की विशेषता को दर्शाता है कि भारतीय संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं और संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान हमारा कुछ बड़ा होता हुआ चला गया। तो ये भारतीय संविधान के क्या चीज़ को दर्शाया, तो विशेषता को दर्शाया। तो इस चीज़ को याद रखेंगे आप लोग। संविधान संशोधन भारतीय संविधान में क्या चीज़ को दर्शाता है, तो विशेषता को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान के चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है। चौथी अनुसूची में क्या बोला गया है, बस इतना याद रखिए। चौथी अनुसूची में क्या बोला गया है, राज्य और केंद्र का राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। अब देखिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन कहीं दिया हुआ है। संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का वितरण, तो संघ और राज्य की शक्तियों का वितरण किसमें है, 7वीं अनुसूची लगा दिए। इसमें संविधान से सूची भाषाएं का वर्णन किया गया है, तो भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बोला गया है, तो ये 5वीं अनुसूची में बोला गया। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, ये चौथी अनुसूची में बोला गया, 4th अनुसूची में बोला गया। ये भी IAS 2001 के एग्जाम में पूछा हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा, 33 का D होगा। 34 नंबर प्रश्न आते हैं, हम लोग देखते हैं। प्रशासनिक उपवन, केंद्र और राज्यों के मध्य में विधायी शक्तियों का वितरण। केंद्र और राज्य के मध्य में शक्तियों का वितरण है, तो केंद्र और राज्य के मध्य में शक्तियों का वितरण किसमें होगा, तो केंद्र और राज्य के मध्य में शक्तियों का वितरण 7वीं अनुसूची में, क्योंकि 7वीं अनुसूची में संघ सूची के बारे में बोला गया है, राज्य सूची के बारे में बोला गया और समवर्ती सूची के बारे में बोला गया। अभी संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं, तो संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय हैं। राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं, तो राज्य सूची के अंतर्गत आपका 61 विषय आता है। और समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आपके 52 विषय आते हैं। ठीक है, तो A का 1 हो जाएगा। भाषाओं का उल्लेख है, तो 8वीं अनुसूची में लगा दीजिएगा, भाषाओं का उल्लेख है। और फिर C में भूमि सुधार अधिग्रहण संबंधित, ये 9वीं अनुसूची का बात हो गया। दल बदल 10वीं अनुसूची का बात हो गया। तो फिर देख लीजिए 1 2 3 4 D नंबर आंसर हो जाएगा इसका, 34 का D आंसर होगा। 35 का आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बोला। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण किसमें है, 5वीं अनुसूची में। 3री अनुसूची में तो शपथ है, 3री अनुसूची में आपका शपथ है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची है, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। 9वीं अनुसूची में न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित है, न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा, 5वीं अनुसूची होगा। मैं एक चीज़ और आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखेंगे, नोट बना के हम यहाँ पर लिख देते हैं। नौवीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूचियां। ठीक है, ये जितनी भी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूची है, ये सभी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 9वीं अनुसूची को जो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है वो प्रथम संविधान संशोधन है, प्रथम 1951, ये 9वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची के बारे में
10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो मैंने बताया था 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है। 11वीं अनुसूची जो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 11वीं अनुसूची याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है। 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 74वां संविधान संशोधन 1992। तो इस प्रकार अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारतीय संविधान में कितनी ऐसी अनुसूचियां हैं जो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो आप क्या बोलिएगा कि भारतीय संविधान में ऐसी 4 अनुसूची है जो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। तो ये आपका अनुसूची से संबंधित बातें थी। और एक दो चीज और याद रखेंगे आप लोग, जैसे यहाँ पर जगह जरा कम है, हम ऊपर में आते हैं, ऊपर में देखेंगे यहाँ पर देखिएगा कि क्लासिकी भाषा, भारत में ऐसी कितनी भाषा है जो क्लासिकी है? क्लासिकी भाषा भारत में ऐसी कितनी भाषा है जो क्लासिकी है? तो कौन कौन सी भाषा क्लासिकी होगी? तो पहला हम लोग लिखेंगे तमिल है, तमिल भाषा क्लासिकी है। दूसरा संस्कृत है, तीसरा कन्नड़ है, चौथा यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं, चौथा तेलुगु है, पांचवा मलयालम है और छठा यहाँ पर लिख रहे हैं उड़िया है। भारतीय संविधान के अनुसार क्लासिकल भाषा भारत में कितने हैं? तो बोलिएगा कि भारत में क्लासिकल जो भाषा है वो कितने हैं? तो 6 हैं। पहला तमिल, दूसरा संस्कृत, तीसरा कन्नड़, चौथा तेलुगु, पांचवा मलयालम, छठा उड़िया। ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्लास जो आज का था अनुसूची से संबंधित क्लास है। और मैंने आपको बता भी दिया कि अनुसूची से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न हो, किसी भी सेट का आप प्रश्न बना रहे हो, अगर समस्या हो, तो ये जो नंबर व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया हुआ है इस पर आप कॉल कर पूछ सकते हैं। उस प्रश्न का मैं आंसर आपको बताने का प्रयास करूँगा, कभी भी किसी भी टाइम। आप लोगों के लिए हमारा 24 घंटा मोबाइल ऑन रहेगा, कभी भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। सिर्फ रात को 3 से 4 घंटा कॉल नहीं करेंगे, उसके बाद आप कॉल कर सकते हैं कभी भी किसी भी समय। ठीक है। 4 घंटा छोड़कर, है ना, 1 बजे से लगभग 5 बजे तक का समय पे नहीं, उसके बाद आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे माध्यम से आपने अनुसूची का क्लास आज कंप्लीट किया। तो हमारा अनुसूची का पहला लेक्चर, ये दूसरा लेक्चर था प्रश्न पर आधारित। फिर हम लोग कल एक नया लेक्चर के साथ उपस्थित होंगे, पॉलिटी या ज्योग्राफी की किसी लेक्चर को लेकर आएंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। बस इतना आप लोग याद रखिएगा, हमारे लिए इतना आप काम कर सकते हैं, हमारे लिए और अपने भविष्य के लिए भी ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ाई करें। कहीं भी समस्या हो पढ़ाई से संबंधित, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ उस पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का डेट आने के बाद तैयारी नहीं होती है। तैयारी जो होता है एग्ज़ाम से पहले की रणनीति से तैयारी होता है। समझ गए? तो इस चीज़ को ज़रूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन बैंक का ज़रूर आप लोग अध्ययन करें, एनालिसिस करें। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।